तो ये हम क्यों झूठ बोलते हैं आईएमएफ के साथ? जैसे आप कह रहे हैं कि ये हमें हम पता आज है। से नहीं बोल रहे सर, हम ये 20 साल से बोल रहे हैं और मेरा रोना ही यही है कि हम क्यों झूठ बोलते हैं। हमें क्या जरूरत है, जो फैक्ट्स हैं वो उनको उनके सामने रखें। हम आईएमएफ प्रोग्राम में एंटर करने के लिए झूठ बोल देते हैं और फिर जो है हम यू नो फिर हम जब ये चीजें करनी होती हैं तो फिर वो हमारे ऊपर ही गिरती हैं और लोगों के ऊपर आके मुसीबत आती है। इन दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी लगभग अब तबाही के कगार पे पहुंच चुकी है। और इसका सबसे बड़ा कारण रऊफ क्लासरा सीधा सीधा बता रहे हैं कि हमने किसी भी दोस्त मुल्क को आज तक सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी हमेशा से कोलैप्स ही रही है। जबकि पाकिस्तान के ये झूठ आज पाकिस्तान की आवाम को दुखी कर रहे हैं, क्योंकि वो भुखमरी की शिकार वैसे ही हो चुकी है। आए दिन हर दिन पाकिस्तान में हर चीज के रेट बढ़ते जा रहे हैं, जबकि आवाम को रिलीफ के लिए कुछ भी ऐसा मौका नहीं दिया जा रहा कि थोड़ा बहुत सहूलियत पाकिस्तान की आवाम को मिल सके। दूसरी तरफ अगर आईएमएफ भी देखा जाए, तो अगर आईएमएफ की शर्तें अगर पाकिस्तान मानता है, तो इन शर्तों के बाद पाकिस्तान में जो महंगाई का जो तूफान आएगा वो पाकिस्तानी आवाम को ले डूबेगा। तो कहीं ना कहीं इनका झूठ पूरी दुनिया के सामने उजागर हो चुका है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अब एक और ऐसे गहरे गड्ढे में पहुंच चुका है कि उससे निकलना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन सा साबित हो रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों जी, मुझे आप रिपीट करेंगे दोबारा प्लीज? माशी हालात को किस तरह से देख रहे हैं सलीम साहब? देखें जी, अभी तो इस वक्त जो है ना सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट को कि हमें आईएमएफ के प्रोग्राम में दोबारा जाने की जरूरत है। तो जब तक हम उस प्रोग्राम में नहीं जाएंगे और जो उसकी कंडीशंस हैं वो मीट नहीं करेंगे, तब तक स्टेबिलिटी लाना बहुत मुश्किल है। अच्छा सर, वो तो आपकी बात ठीक है लोग, लेकिन आम आदमी अब इन चीज़ों को समझता नहीं है। जो उसकी भी अपनी तक ठीक है, लिमिटेड उसकी आमदनी है, उसकी मजदूर है, उसमें ये सैलरीड क्लास है। तो जैसे 35 रुपये आज उस पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, और दूसरी तरफ हमने ये देखा है डॉलर जो है सर उसको फ्री कर दिया गया। रोज़ाना की बुनियादों पे यहाँ पे ये बैंक रेट जो है ना सर बढ़ रहा है। तो अब समझते हैं कि ये तमाम स्टेप्स जो हैं उस लिए जा रहे हैं, डॉलर को आके इस तरह आके ओपन कर देना, फ्री कर देना, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना। तो इससे आईएमएफ इससे मुतमिन हो जाएगी सर? मसला ये है रऊफ साहब, देखें आईएमएफ की प्रोग्राम की कंडीशंस होती हैं और अगर आप वो मीट ना करें तो आपको पता है प्रोग्राम सस्पेंड हो जाता है। तो कुछ प्री कंडीशंस होती हैं, कुछ पोस्ट कंडीशंस होती हैं। अब अगर आपने जो उन्होंने कही थी कंडीशंस जो दिसंबर में मीट करनी थी, नवंबर में करनी थी, वो आपने नहीं की। और हमारे साथ मसला यही होता है कि हम जो टारगेट्स उनको लिख के देते हैं वो हम अचीव नहीं करते, और जब अचीव नहीं करते तो फिर ये आप देखते हैं कि हमारे ऊपर ये जो पहाड़ गिरता है पेट्रोल का और बिजली का और दूसरी चीजों का, और आम आदमी उससे अफेक्ट होता है। तो दिस इज बेसिकली द प्रॉब्लम। तो ये हम क्यों झूठ बोलते हैं आईएमएफ के साथ? जैसे आप कह रहे हैं कि ये हमें हम पता आज है। से नहीं बोल रहे सर, हम ये 20 साल से बोल रहे हैं और मेरा रोना ही यही है कि हम क्यों झूठ बोलते हैं। हमें क्या जरूरत है, जो फैक्ट्स हैं वो उनको उनके सामने रखें। हम आईएमएफ प्रोग्राम में एंटर करने के लिए झूठ बोल देते हैं और फिर जो है हम फिर हम जब ये चीजें करनी होती हैं तो फिर वो हमारे ऊपर ही गिरती हैं और लोगों के ऊपर आके मुसीबत आती है। सर आपको याद होगा इसहाक डार साहब पे ये इल्ज़ाम लगता था कि इनको जब शौकत अजीज साहब आए थे तो उस वक्त इंकशाफ हुआ था कि डार साहब ने ये फिगर फजिंग करके आईएमएफ को गलत किस्म के उन्होंने फिगर दिए थे, जिस पे कुछ $60 मिलियन के करीब हमें जुर्माना हुआ था। ये आज से कोई आप वाली बात 22 साल पहले की बात है। तो वो प्रैक्टिस अभी आप ये कह रहे हैं वो अभी भी कंटिन्यू है। जो वजीर ख़जाना आता है तो वो सारी की सारी वो इसी तरह के गलत आगे पीछे करके आईएमएफ को कहे कि वक्ती तौर पर ले आता है, और 6 महीने कुछ साल बाद पकड़े जाते हैं, जुर्माने भी होते हैं, प्रोग्राम भी सस्पेंड हो जाते हैं सर। जी बिल्कुल यही बात है क्लासर साहब, और मैं हमेशा यही फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी यही कहा करता था कि हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है। जो रियलिटी है टारगेट्स इसलिए दें। और मुझे याद है चेयरमैन एफपीआर ने आके मुझे ये कहा था कि सर ये सारे झूठे टारगेट्स हैं, ये मिनिस्ट्री खुद दे देती है, हमने तो कभी ये दिए ही नहीं मिनिस्ट्री को। तो ये तो हर साल ये काम होता है
और मैं इसकी खिलाफ वर्जी करता हूँ, और मैं कहता हूँ जो रियलिटी है, जो चीजें हम कर सकते हैं वो हमें कहनी चाहिए और उनको एग्री कराना चाहिए। वो हम करते नहीं है, जो वो कहते हैं उसको हम जल्दी, एक तो हर दफा इतनी जल्दी होती है प्रोग्राम में जाने को, क्योंकि पिछला जो है उसने या तो डिस्टर्ब किया होता है प्रोग्राम को या उसको फॉलो नहीं किया होता, तो हर दफा ये डिलेमा रहता है IMF के साथ। अच्छा सर, हम ये उस पर बड़े मुतमिन थे, बड़े खुश भी थे। लास्ट टाइम आपसे भी बात हुई कि शायद अभी डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी उस पर, जिसमें 8-10 अरब डॉलर की कमिटमेंट की गई थी। फिर सऊदी अरेबिया गए थे, अभी आर्मी चीफ भी गए, प्राइम मिनिस्टर भी गए, वहाँ से भी बड़े हमें उम्मीदें थी। UAE गए, उन्होंने कहा जी $1 बिलियन दे दे। तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे ये जो डॉलर कुछ स्टेबलाइज होगा, नीचे आएगा, कुछ थोड़ी सी कोई बात बनेगी। ये तो बात बनने की बजाय 8-10 अरब डॉलर की कमिटमेंट, सऊदीज हेल्प, UAE, वो तो एक साइड पे रह गए। ये तो डॉलर कहाँ का कहाँ चला गया? व्हाट वेंट रॉन्ग सर? ये तो रुकना चाहिए था कहीं पे इसको। सर वो बेसिकली मुझे जो लगता है वो गवर्नमेंट को ये उम्मीद थी कि IMF के प्रोग्राम से पहले हमें सपोर्ट मिल जाएगी, बट वो जितने भी डोनर्स हैं उन्होंने सब ने यही प्री कंडीशन दी कि जी पहले आप प्रोग्राम में जाएं, उसके बाद हम जो सपोर्ट देनी है हम देने के लिए तैयार हैं। तो ये इनसे एक आप ये समझ लें कि मिसकैलकुलेशन हुई। प्रोग्राम में पहले चले जाना चाहिए था हमें दिसंबर में, और जनवरी भी हमने पूरा गुजार दिया इसी चक्कर में। तो ये बेसिकली इट्स अ डिले ऑन द गवर्नमेंट एंड यू नो व्हाट कैन आई से। सर इससे तो ये साबित हुआ, ये हमारे इतने बड़े समझदार लोग तो इसलिए ये आप जैसे ये उनको ज़हीन लोगों को वज़ीर ख़जाना बनाते हैं, डार साहब हूँ, मिफ्ता साहब हूँ, शौकत तरीन, लंबी लिस्ट है, उस शेख हफीज़ शेख साहब हूँ, ये वटेवर, कि ये सियाने लोग हैं, इनकी कैलकुलेशन बेहतर है, हमसे बेहतर दुनिया समझते हैं, इकॉनमी समझते हैं, हालात समझते हैं। तो ये तो गलत फैसला नहीं करेंगे, मिस कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अगर डार साहब की मिस कैलकुलेशन है कि नवंबर दिसंबर में जाने के बजाय वो अब जा रहे हैं, जैसे सऊदीज और दीगर पैसा रुक गया है, तो ये तो पाकिस्तान को बड़ी महंगी पड़ी है। ये तो अगेन इससे उसको कहते हैं डिजास्ट्रस इनकी कैलकुलेशन थी, और कोई किसी से पूछा नहीं जाता। इनकी गलतियां जो हैं द होल कंट्री पेज, द होल आवाम पेज। सर इनके नजदीक गलती हो कि हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया। सर आपका सिर्फ क्या, सबका बेड़ा गर्क हो गया। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो सुबह से फोन करके रोता नहीं है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो। ये तो इसने अक्रॉस द बोर्ड इस चीज ने सबको अफेक्ट किया है। अब ये चीजें सोचने वाली हैं, और मैं इसीलिए यात्रा साहब हमेशा कहता हूँ सियासत को इकोनॉमी से दूर रखें, और जब तक हम दूर नहीं रखेंगे ना यही होता रहेगा। अच्छा सर, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम आपने 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट की थी, लोग यकीन नहीं करते। मैंने एक दफ़ा कॉलम में भी लिखा, आपको कोट करके मैंने ट्वीट भी किया। आपने बताया कि हमारी $80 बिलियन की वो जो थी इंपोर्ट थी। पहले तो ये बताइएगा कि हमारी कुछ अर्सा पहले तक इंपोर्ट्स जो थी मेरे को $57-60 बिलियन थी, ये $80 बिलियन तक कहीं से पहुंची थी, नंबर 1। दूसरा आपने बताया था कि हमारा एक्सपोर्टर जो है वो पैसा रख के बाहर बैठा हुआ है कि जनाब डॉलर का रेट 10-12 रुपये बढ़ेगा तो फिर वापस लाऊंगा, रेमिटेंसेज हैं वो आएंगी। अब तो डॉलर का रेट पहुंच गया 270 क्रॉस कर गया सर, तो हमारा एक्सपोर्टर अभी भी पैसा रख के बैठा हुआ है, वो मजीद इंतजार कर रहा है कि नीचे जाएगा मैं फिर लाऊंगा। नहीं, अभी तो काफी एक्सपोर्टर ने जो पैसे अब रोकने पे वो उन्होंने कंट्रोल डाल दिया था कि 120 दिन से ज्यादा अब एक्सपोर्टर पैसा नहीं रख सकते जी। तो वो तो रिड्यूस कर दिया था 180 दिन से 120 दिन को। तो वो तो करेक्शन की थी एक हमने, उससे काफी एक्सपोर्टर्स के पैसे आए भी थे, और जो रुके हुए थे पैसे वो भी आ गए थे। मगर मसला ये है ना कि जब तक आप इंपोर्ट कम नहीं करेंगे, ये मेजर्स आप जितने भी लें ये उसको कवर नहीं करेंगे। 20 साल से हमारी 10-15 बिलियन डॉलर ज्यादा इंपोर्ट होती है एक्सपोर्ट से, तो वो 10 आप हिसाब लगा लें, 10 साल में वो $100 बिलियन तो यही हो गया। 10 साल में 150 बिलियन डॉलर आपने ज्यादा खर्च कर दिया, तो ये आएगा कहाँ से? ये रुपए तो है नहीं, ये तो डॉलर है। तो आपको ये चीजें हमें मतलब काफी सालों से ये मसले चल रहे हैं, मगर कोई इस पे अच्छा सर, आपने लास्ट टाइम बताया था, आपने लास्ट टाइम मांडवाला साहब बताया था कि हमारी ऑयल और गैस की जो इंपोर्ट है जो दुनिया से हम खरीद रहे हैं, मतलब टोटल हमारी इनकम जो है वो $30 बिलियन, उसमें रेमिटेंसेज डाल दें 31-32 अरब डॉलर, उसमें हमारे एक्सपोर्ट डाल दें 60-62 अरब डॉलर हमारी टोटल हमारी इनकम है मिला के, तो इस पे $50 अरब का हम तेल और गैस खरीद रहे हैं दुनिया से। सर वो तो खुद बताया आपको, 33% से ज्यादा, 33 बिलियन से ज्यादा हम एनर्जी पे खर्च कर रहे हैं। तो अब आप इमेजिन करें 70 बिलियन में से 33 बिलियन जो है वो एनर्जी के ऊपर जा रहा है।
जी राबा। अच्छा माननीय वाले साहब, आपने दो बड़ी अहम बातें की। आपने कहा कि हम आईएमएफ से जो है वो हकायक छुपाते हैं और फिर उसके बाद हम इस ट्रबल में आते हैं। हमने ये देखा कि लोगों से भी हकायक छुपाए जाते हैं। ये गवर्नमेंट में आने का जब शौक होता है पॉलिटिकल पार्टीज को, तो उनके पास कोई फर्म स्ट्रैटेजीज नहीं होती, प्लान्स नहीं होते, फिर क्यों गवर्नमेंट में आते हैं? अगर उन्होंने वही काम करना होता है, हमने देखा पिछली गवर्नमेंट में भी जो इस तरह के मामलात हैं उन पर तजर्बात होते रहे, अभी भी तजर्बात हो रहे हैं और मिस कैलकुलेशन और गलतियों की सूरत में ज़्यादा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो कोई अगर स्ट्रैटेजी नहीं है तो फिर क्या कर रही है गवर्नमेंट? और इस वक्त तो 13 जमातें जो हैं वो मामलात चला रही हैं। देखें, इकोनॉमी जो है ना वो आपके सियासी डिसीजंस के लिए वेट नहीं करती। इकोनॉमिक डिसीजंस आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन ऑन टाइम। इफ यू डोंट टेक डिसीजंस ऑन टाइम एंड यू कनेक्ट देम टू योर पॉलिटिकल एम्बिशंस, कभी भी ये आपकी इकोनॉमी सही नहीं होगी। या आप इसी तरह रिगमरोल में रहते रहेंगे। हर गवर्नमेंट यही कोशिश करती है। खान साहब ने 500 बिलियन का डेफिसिट छोड़ दिया, ऑयल प्राइसेस इंक्रीज नहीं होने दी कि जी मैं ये नहीं करूंगा, मैं तो जा रहा हूँ। तो हिट पाकिस्तान को लगता है ना, किसी पार्टी को नहीं लगता, आम आदमी को लगता है इवेंचुअली। तो ये चीजें हमें इसको रियलाइज करना चाहिए। और वंस अगेन मैं तो यही कहूंगा कि इकोनॉमी को सियासत से जितना दूर रख सकते हैं रखें। अच्छा सर, आजकल आप देख रहे हो कि मिफ्ता इस्माइल साहब और इसाक डार साहब की लड़ाई कम होने में नहीं आ रही। डार साहब थोड़े से पीछे हटे हैं तो मिफ्ता साहब ने अब उन्होंने चार्ज करना शुरू कर दिया, टीवी शोज पे अच्छी खासी तनकीद भी कर रहे हैं। आप खुद फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं सर, आपको क्या लगता है कि मिफ्ता साहब का मॉडल ठीक था या डार साहब वाला मॉडल ठीक है सर? इस पे आपकी ब्लंट और वो चाहिए, ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए। ये यारी दोस्ती वाले डिप्लोमेटिक नहीं है। नहीं, मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा सर। मिफ्ता साहब जब आए तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था टू गो बैक टू आईएमएफ, जो उन्होंने अचीव किया और उनको क्रिटिसाइज किया गया। उसके बाद उनको हटा दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि मिफ्ता साहब ने जो स्टेप्स लिए एट दैट टाइम, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, यही स्टेप उनको लेने थे। उनके पास और कोई चैलेंज नहीं था। उनका पास ये चैलेंज था कि आईएमएफ प्रोग्राम में हम दोबारा जाएं, जो कि हम खान साहब के टाइम से निकल चुके थे और इसीलिए हम तबाही की तरफ जा रहे थे। तो वो